जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का सेट नंबर 40 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपको चैनल के अंदर चले जाना है और ऊपर देखिए होम वीडियो शॉर्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट में। तो जैसे ही प्लेलिस्ट में आप लोग क्लिक करेंगे तो ये है आपका बिहार पुलिस का, ठीक है, प्लेलिस्ट। इसमें आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, यानी कि ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग। हालांकि अभी ज्योग्राफी का क्लास हुआ है और ये है आपका साइंस का क्लास, ठीक है। और ये है आपका रात 8 बजे की क्लास। तो 3 प्लेलिस्ट है बिहार पुलिस के लिए, ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। बाकी ये आपका जो है ड्राइवर के लिए है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये है आपका बिहार पुलिस का क्लास का टाइमिंग। साइंस के लिए आपको डेली शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिंदी, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ मिलेगा आपको रात 8 बजे की क्लास में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 26। आप देखिए क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे डिस्कशन पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये जो आपका आर्टिकल 26 है, 24 है, 23 है, 28 है, ये सभी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो हमने आपको कई बार बताया है कि वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे। अब कौन कौन सा 6 मौलिक अधिकार है सभी को देख लेते हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का, समानता का मौलिक अधिकार हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता का। तीसरा कौन सा है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा है? तो चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा लास्ट में कौन सा है? तो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 है। और शिक्षा का अधिकार लास्ट में है आपका छठा आर्टिकल 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक, इसी में आर्टिकल आता है 26, ठीक है, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है अनुच्छेद 26, ठीक है। अब यहाँ से 2 आर्टिकल और ध्यान रखिएगा, 23 और 24, ये बार बार एग्जाम में आता है। 23 में क्या है, 24 में क्या है, आइए पूरा इसको जानते हैं। तो देखिए आर्टिकल 23 की बात करें, इसमें बालात श्रम है। यहाँ पर लिख देते हैं, रुकिए यहाँ पे लिख देते हैं बालात श्रम। ये आर्टिकल 23 में बालात श्रम का मतलब क्या होता है कि आप किसी से भी बलपूर्वक यानी कि ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। तो बलात् श्रम और दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, यानी किसी भी मनुष्य को आप बेच नहीं सकते हैं। तो ज़बरदस्ती काम और किसी को बेचना, इसके बारे में आर्टिकल 23 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 24 में क्या है? तो इसमें आपका है कौन सा श्रम? इसमें है किसी भी बच्चों से, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 24 में बताया गया है। तो एक है बाल श्रम और एक है बलात् श्रम। तो बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार 23 में है। और बाल श्रम के बारे में, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 24 में बताया गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
और साथियों क्वेश्चन के साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं बस आपको केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्लास नोट्स में। कहाँ पर मिलेगा तो आइए आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाएगा बिहार पुलिस का कोर्स। तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर नीचे देखिए 139 का पेमेंट करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसके लिए नीचे एक सेक्शन और बना है बूस्टर जीके के नाम से, वहाँ पर आपको डेली क्लास का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, फिर आपके पास तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 1907 की बात करें तो यहाँ पर हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, किसने किया था? रास बिहारी घोष ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और जो चरमपंथी है और नरमपंथी है ये फिर एकजुट कब हुए थे? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन, इसमें चरमपंथी और नरमपंथी एकजुट हुए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे गर्म दल के नेता कौन कौन थे तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल से आपका लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, तीनों कौन थे? गर्म दल के नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है इसके बारे में हमने क्लास में आपको पहले ही बताया था, आर्टिकल 72, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 74 में क्या है तो इसमें प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 में किसके बारे में बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 52 में किसके बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो 52 में राष्ट्रपति पद हो गया, इसमें 11 जोड़िए तो हो जाएगा 63 उपराष्ट्रपति पद, फिर इसमें 11 जोड़िए, ये ट्रिक है, तो हो जाएगा आपका 74 यानी कि प्रधानमंत्री का पद। तो आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बताया गया है आर्टिकल 75 में। तो सारे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? और उम्मीद करते हैं आप लोग 7:30 बजे की क्लास को भी देख रहे होंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज चलता है। अच्छा, पश्मीना क्या है? तो ये एक प्रकार का ऊन है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का ऊन है। और पश्मीना ऊन जो है ये बकरी से प्राप्त होता है, नॉर्मल बकरी से नहीं, जो हम लोग किधर है वो बकरी से नहीं होता है, ठीक है। वो आपका होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो बकरियां होती है उसी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एक पूछा जाता है अंगोरा ऊन, ठीक है, बिहार एसएससी में पूछा गया था अंगोरा ऊन किससे प्राप्त करते हैं? तो खरगोश से। खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा ऊन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अच्छा, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो कौन हो जाएगा? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उप मुख्यमंत्री पूछे तो रेणु देवी। अच्छा, बिहार के प्रथम सीएम कौन थे? महिला में नहीं, पुरुष में कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह।
श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कौन थे? मुख्यमंत्री। अच्छा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल जो है इस बार 2024 में एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? रेणु देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? चलिए बताइए 6 के लिए आंसर। और ये आप लोग मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ठीक है। कोर्स लेने में कोई भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन की करने की क्षमता है? तो ये आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। तो ये पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो यहाँ पर देखिए क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1916 में। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो कथन है, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इस विवाह को बोला जाता है गंधर्व विवाह। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो यहाँ पर सिकंदर की मौत की बात करें तो 323 BC, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में। कहाँ पर होती है? बेबीलोन में। शक युग का आरंभ कब हुआ था? आपने पढ़ा होगा शक संवत। तो शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में होता है। 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक है, तो शक संवत की स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये आपका 606 ईस्वी में हुआ था। और युग, गुप्त युग का आरंभ हुआ था 319 से लगभग 320 माना जाता ईस्वी में। ठीक है, गुप्त युग का आरंभ। तो सबसे पहले क्या होगा? ये सब तो ईस्वी में है लेकिन ये BC में है। BC सबसे पुराना होता है, यानी ये आपका हो जाएगा ईसा पूर्व। तो सबसे पहले सिकंदर की मौत, चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए। भारत में जॉन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। तो यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी को लेना है मटर और किसी के पास है चना। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? ये व्यक्ति अपना चना इसको देगा और ये मटर इसको देगा। इसी प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है, जो कि पहले होता था। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, अभी भी ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। किस मेला में? जॉन बिल मेला में। और ये लगता है असम में। असम में एक और मेला लगता है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला ये कहाँ लगता है? असम में। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? ये भी असम में। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, और हम डेली बोलते हैं कि कम से कम लूसेंट का आधा आधा चैप्टर रोज पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आधा चैप्टर। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा बक्सर का युद्ध। क्या पढ़ा होगा? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर
1764 को बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद 1765 में होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, तो इसी के तहत, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के तहत ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हो गया था क्या, बंगाल की दीवानी। तो आंसर क्या हो जाएगा 1765। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। पूरा डेट पूछे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 को। अच्छा, गौरवशाली क्रांति पूछे कहाँ पर हुई थी, गौरवशाली क्रांति तो ये इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में कब, तो 1688 में। ये ऑलरेडी हमने नोट्स में लिख दिया है, आपको आगे नोट्स मिल जाएगा। 13 तक नोट्स आपका अपलोड हो चुका है और डेली नोट्स को पढ़िएगा। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना है गरम दल के नेता थे, ठीक है। इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव यानी गणपति उत्सव मनाया था, यानी शुरुआत किया था। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही, ठीक है। हिंदू अखाड़ा की स्थापना पूछे, हिंदू अखाड़ा की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, गीता रहस्य पुस्तक, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका है, एक है आपका केसरी जो कि ये इंग्लिश भाषा में है केसरी, और दूसरा पत्रिका है मराठी, केसरी जो है ये आपका किस भाषा में, मराठी भाषा में, ठीक है। केसरी आपका मराठी भाषा में है और मराठी इंग्लिश भाषा में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा क्या कहा गया, तो भारतीय अशांति का जनक। ये बता चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। सबसे ज़्यादा पूछा था पत्रिका, कौन कौन सी पत्रिका है, केसरी और मराठी। केसरी मराठी भाषा में लिखा गया है और मराठी इंग्लिश भाषा में। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे देखते हैं। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। भारत के पूर्व पीएम रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव। चलिए, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका 1921। इसको महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया है 1921 को। चलिए आगे देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये आपको मिलेगा फ्रांस के लियोन शहर में। आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है, तो WTO का, WHO का, रेड क्रॉस का, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, बर्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, क्या है, शिमला है। यहाँ पर एक दर्रा याद रखिएगा, सिपकिला दर्रा। अगर आपसे पूछे सिपकिला दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है, और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं, यानी कि जो विकेट कीपर होता है अगर उसका हेलमेट ज़मीन पर रखा हुआ है और जो बल्लेबाज है उसके शॉट से निकली बॉल जो है हेलमेट पर जा लगती है, तो ऐसा होने के कारण जो बैटिंग टीम है इसको कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा 5।
क्रिकेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा 5। अच्छा, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11। हमने आपको बताया था ट्रिक HCF, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों में 11। ठीक, चलिए, रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है? आंसर है अर्नब गोस्वामी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो सैन्य सेवा के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार यानी श्रेष्ठता के क्रम में बताना है कौन सा है, तो ये होता है परमवीर चक्र। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए भी इसके लिए। तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? यानी कि कालिदास जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो आंसर है मालती माधवा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है भवभूति। ये भवभूति द्वारा लिखित पुस्तक है। बाकी शाकुंतला, ऋतु संहारम, माल विकाग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है, ऋतु संहारम ये सभी किसकी पुस्तक है? तो ये आपका कालिदास। कुमार संभवम पूछे, वो भी कालिदास की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है कौन? सचिन तेंदुलकर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो देखिए, बिहार आपको आंसर नहीं करना है, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो करंट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? कराकस। कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी अभी हमने आपको बताया कहाँ पर है? बर्न। चलिए अब हिंदी का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। शिव का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर है श्रीकंठ। ठीक है, श्रीकंठ शिव का पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पे मुकुंद की बात करें तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद। अंबर की बात करें तो अंबर किसका हो जाएगा? ये आसमान। आसमान का पर्यायवाची होता है अंबर। हेरम्ब की बात करें तो भगवान गणेश का पर्यायवाची है हेरम्ब। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुधा का विलोम कौन सा होगा? तो विलोम मतलब होता है उल्टा, तो बहुधा का उल्टा हो जाएगा आपका यदा कदा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यदा कदा। बेमेल का उल्टा हो जाएगा संगद। सदैव का उल्टा हो जाएगा आपका कभी कभी। और बाध्य का उल्टा हो जाएगा अबाध्य। क्या हो जाएगा? अबाध्य। लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया है? सॉरी, चलिए बताइए आंसर। अच्छा, लाल पान की बेगम क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें लाल पान की बेगम कहा गया है बिरजू की मां को। सी ऑप्शन यहां पर सही है। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? चलिए 28 के लिए बताइए। व्याप्त शब्द का विलोम यानी कि उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा अव्याप्त। सी ऑप्शन यहां पर सही है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा?
आंसर है कानीन। क्या होगा? कानीन। चलिए आगे देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। और अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हुआ था। अगर आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।